नमो नमः। सुमध्याह्नं। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अनुवाद विधा में रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक का महत्व और वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। इस आधार पर मनुष्य को दूसरे की भाषा या बोली जानने के लिए अनुवाद का आश्रय लेना पड़ता है। वैसे भी भारतीय और विदेशी भाषाओं में रचित साहित्य और ज्ञान विज्ञान के विकास में अनुवाद का विशेष महत्व रहा है और अनुवाद के माध्यम से ही हम भारत और विश्व की भाषाओं में किए जा रहे कार्यों से परिचित होते हैं और उसमें निहित ज्ञान विज्ञान से परिचय प्राप्त होता है। आज अनुवाद जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्र, विज्ञापन, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होता है। इसलिए इन सभी कार्य क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य असीम मात्रा में हो रहा है। तो इस प्रकार आज अनुवाद एक संगठित व्यवसाय के रूप में उभर कर हमारे सामने आ गया है और ये हमारे आज की जो आधुनिक युग की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी करता है। यह विश्व संस्कृति, विश्व बंधुत्व, विश्व समरसता और वैश्विक एकता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सेतु बनता जा रहा है। अनुवाद को सरल भाषा में समझना और जानना चाहिए। अनुवाद शिक्षण की विधि नवीन और सरल रूप से रचनानुवाद कौमुदी में प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक में प्राचीन मान्यताओं को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से संस्कृत में अनुवाद करने की विधि को बतलाया गया है। सभी प्रकार के वाक्यों को बनाने की विधि तथा सभी प्रकार के संस्कृत व्याकरण के आवश्यक नियम दे दिए गए हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में प्राचीन तथा अर्वाचीन मान्यताओं का समन्वय हो गया है। आइए इस पुस्तक के अन्य वैशिष्ट्य के बारे में जानें। इस पुस्तक में केवल 60 अभ्यास दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास 2 भागों में विभक्त है। बाईं ओर प्रारंभ में शब्दकोश है जिसमें 25 नए शब्द हैं। तत्पश्चात शब्द रूप, धातु रूप, कारक, समास, कृत प्रत्यय आदि
व्याकरण संबंधी अंश दिया गया है। नियमों के उदाहरण आदि भी साथ ही दिए गए हैं। दाईं और प्रारंभ में संस्कृत में उदाहरण वाक्य हैं। तत्पश्चात संस्कृत में अनुवाद के लिए हिंदी के वाक्य हैं। बाद में अनुवाद में होने वाली विशेष त्रुटियों का निर्देश करके उनका शुद्ध रूप दे दिया गया है। तत्पश्चात अभ्यास के लिए कार्य दिया गया है, जैसे एक वचन को बहुवचन बनाना, वर्तमान काल को अन्य कालों में परिवर्तित करना आदि। वाक्य रचना, रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि का उसके बाद अभ्यास कराया गया है। प्रत्येक अभ्यास में दोनों ओर की पंक्तियाँ गिनकर रखी गई हैं। प्रत्येक अभ्यास उसी पृष्ठ पर समाप्त होता है। किसी अभ्यास की एक भी पंक्ति दूसरे पृष्ठ पर नहीं जाती है। अब शब्दकोश की दृष्टि से इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य देखिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शब्दकोश को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दकोश के अंतर्गत क संकेत का अर्थ है कि ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों के अंत में सर्वनाम इस प्रकार यह संकेत भी किया गया है। ख के अंतर्गत देखें, ख चिन्ह का अर्थ है कि ये धातु या क्रिया शब्द हैं। शब्दकोश के अंदर जो क है वो तो संज्ञा या सर्वनाम है। ख जहाँ लिखा हुआ है उसका अर्थ है कि ये धातु या क्रिया है। ग का अर्थ है कि ये अव्यय हैं, इनका रूप नहीं चलता। घ का अर्थ है कि ये विशेषण शब्द हैं, इनका रूप विशेष्य के तुल्य चलेगा। इन शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। सुविधा के लिए प्रत्येक विभाग के अंत में शब्दों की संख्या गिन कर रख दी गई है। अर्थात इस अभ्यास में इतने संज्ञा शब्दों का प्रयोग सिखाया गया है, इतनी धातुओं का, इतने अव्ययों या विशेषणों का। शब्दकोश के विषय में यह भी ध्यान रखें कि प्रयत्न किया गया है कि जिस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में सिखाया गया है, उस प्रकार के अन्य शब्द या धातु भी उसी पाठ में रखे जाएं और उनका भी अभ्यास कराया जाए। शब्दकोश के ऊपर स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि विद्यार्थी अब तक कितने शब्द सीख चुका है तथा उसका शब्दकोश कितना हो गया है। शब्दकोश के अंत में सूचना दी गई है कि इस शब्द से लेकर इस शब्द तक के रूप इस प्रकार चलेंगे या इतनी धातुओं के रूप इस प्रकार चलेंगे। संक्षेप के लिए सर्वत्र यह नहीं लिखा गया है कि इस शब्द से इस शब्द तक के रूप चलेंगे, अपितु डैश चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुल्य रूप चलेंगे, यह बताने के लिए वत् का प्रयोग किया गया है, जैसे राम डैश विद्यालय रामवत्,
अर्थात राम से लेके विद्यालय तक जितने शब्द आ रहे हैं उन सभी जो अकारांत शब्द हैं उनका रूप रामवत चलेगा। इसका अर्थ हुआ कि क भाग में दिए हुए राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के सारे शब्दों के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। इसी प्रकार ख भाग के लिए संकेत है। कई स्थानों पर शब्दकोश में क ख ग घ में से क ख ग या घ नहीं मिलेगा। इसका अभिप्राय यह है कि उस विभाग या उस श्रेणी का शब्द उस शब्दकोश में नहीं है। जैसे अभ्यास 4 का शब्दकोश ख से प्रारंभ होता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर क अर्थात कोई संज्ञा शब्द नहीं है। ख न होने का अर्थ है क्रिया शब्द नहीं है। ग नहीं का अर्थ है कि अव्यय नहीं है। ग नहीं का अर्थ है कि कोई विशेषण शब्द इस शब्दकोश में नहीं है। यह भी स्मरण रखें कि क भाग में 2-3 अभ्यासों में कुछ विशेषण शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द दोनों के तुल्य होता है। उनका उल्लेख क भाग में इसलिए किया गया है कि उनके रूप उस भाग के मुख्य शब्द के तुल्य चलते हैं। प्रत्येक अभ्यास में 25 नए शब्द हैं, अतः 60 अभ्यासों में 1500 शब्दों का शब्दकोश हो जाता है। प्रायः इतने ही शब्द कृत प्रत्ययों आदि के द्वारा विद्यार्थी स्वयं भी बना लेता है। अतः प्रायः 3000 शब्दों का ज्ञान छात्र को हो जाता है। शब्दकोश के शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। यानी रचनानुवाद कौमुदी में जो शब्दकोश के अंतर्गत जो शब्द आए हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। क अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द 828 हैं। ख अर्थात धातु या क्रिया शब्द ये 354 हैं। ग अव्यय शब्द 145 हैं। विशेषण शब्द 173। इस प्रकार पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग 1500 हो जाता है। अर्थात आप इस संपूर्ण रचनानुवाद कौमुदी का जब अभ्यास करेंगे तब आपको 1500 शब्दों का ज्ञान हो जाएगा और इन शब्दों के आधार पर आप इतने ही और अधिक शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 3000 से अधिक शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। संक्षेप में पुस्तक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषाओं में अपनाई गई नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई है। संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए अनिवार्य संपूर्ण व्याकरण, अनुवाद और अभ्यासों के द्वारा अति सरल और सुबोध रूप में समझाया गया है। 60 अभ्यासों में संपूर्ण आवश्यक व्याकरण समाप्त किया गया है। प्रत्येक अभ्यास में व्याकरण के कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया गया है। नियमों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए उदाहरण वाक्य दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में छात्रों से जो त्रुटियां संभव है उनका निर्देश करके शुद्ध वाक्य बताया गया है, साथ ही नियम भी बताया गया है। अभ्यास प्रश्नों द्वारा
सैकड़ों नए वाक्य स्वयं बनाने का अभ्यास कराया गया है। रिक्त स्थलों की पूर्ति का अभ्यास, नए शब्दों से वाक्य रचना का अभ्यास, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का अभ्यास, संधि, समास तथा कृत प्रत्ययों से रूप बनाने आदि का विशेष अभ्यास कराया गया है। प्रत्येक अभ्यास की विशेषता यह है कि एक अभ्यास के लिए केवल 2 पृष्ठ दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास की पंक्तियाँ गिन कर रखी गई हैं। एक भी पंक्ति एक अभ्यास की दूसरे पृष्ठ पर नहीं जाती। प्रत्येक अभ्यास 2 भागों में विभक्त है। बाईं ओर शब्दकोश, व्याकरण के नियम, शब्द रूप, धातु रूप, संधि या समास आदि, कृत प्रत्ययों से शब्द बनाने के नियम आदि हैं। दाईं ओर उदाहरण वाक्य, अनुवादार्थ हिंदी वाक्य, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य, अभ्यास, वचन परिवर्तन, काल परिवर्तन आदि, वाक्य रचना, रिक्त स्थलों की पूर्ति का अभ्यास आदि हैं। प्रत्येक अभ्यास में गिनकर 25 नए शब्द दिए गए हैं। उनका विशेष रूप से प्रयोग सिखाया गया है। अभ्यासों के पश्चात सभी आवश्यक शब्दों तथा धातुओं के रूप दिए गए हैं। 1 से 100 तक की पूरी गिनती महाशंख तक की संख्याएं हैं। संक्षिप्त धातु कोश है। इससे पुस्तक में प्रयुक्त सभी धातुओं के 5 लकारों के रूप हैं। कृत प्रत्ययों से बने हुए रूपों का संग्रह है। आवश्यक संधि नियमों का संग्रह है। संस्कृत में पत्र लिखना, प्रस्ताव, अनुमोदन आदि करना, व्याख्यान करना इस प्रकार उदाहरणों द्वारा बताया गया है। पुस्तक के अंत में संस्कृत में निबंध लिखने के लिए आवश्यक निर्देश तथा उदाहरण रूप में 20 निबंध अति उपयोगी विषय पर लिखे गए हैं। अंत में 28 विषयों पर अनुवादार्थ हिंदी संदर्भ भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार रचनानुवाद कौमुदी इस पुस्तक के जो वैशिष्ट्य है और इसकी जो अनुवाद के शिक्षण की विधि है उसका अगर हम अभ्यास करें तो हम अनुवाद कला में पारंगत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।